नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से अर्थात अपने देश भारत की जनता से अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं उनको दी जाने वाली सेवा के संबंध में और उनके बीच में जो सद्भाव और भाईचारा जो कि किसी भी समाज के लिए, खासकर इस समय भारतीय समाज के लिए तो बहुत ज़रूरी है, कैसे स्थापित करना है, इन्हीं सब विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। और उसके पहले जो चीन के मुद्दे पर इस भारत सरकार की जो नीति है उसकी भी समीक्षा की जाएगी सबसे पहले। तो आइए चीन के संबंध में, चीन के संबंध में एक तो जो नेहरू था इस देश का प्रधानमंत्री, लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बना और आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री। वैसे तो आज़ादी तो हमको या इस देश को वो 21 अक्टूबर 1943 को ही मिल गई थी जब हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में आज़ाद भारत की स्थापना की 21 अक्टूबर 1943 को। तो वो अपना स्वतंत्रता दिवस है वास्तविक। और जो ये 15 अगस्त है ये तो सत्ता की छीना झपटी या थोड़ा सा यदि छीना झपटी करने में थोड़ी झिझक आती हो, शर्म आती हो तो सत्ता का हस्तांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ये आज़ादी नहीं है, आज़ादी तो हो ही नहीं सकती। जिस मौके पर हमारे 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहन हलाक हो जाए, उनकी जान चली जाए और 3 करोड़ हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़ जाएं, वो आज़ादी नहीं हो सकती। वो सत्ता की छीना झपटी और सत्ता की हवस की खातिर ये हमारे भारतीय भाई बहनों की और अपने देश की दुर्दशा जो की गई, वो जो है उसको आज़ादी नहीं कर सकते किसी भी रूप में। तो इन दोनों जो गद्दार थे, मोहनदास करमचंद गांधी
और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों गद्दार नेहरू को ही, जवाहरलाल नेहरू को ही सत्ता दिलाने के लिए ये पूरी साजिश की थी। देश को बांटना और देश बांटने के कारण जो है काफ़ी लोग इधर से उधर गए। वो जो तकलीफ अलग से हुई, मारकाट अलग हुई, लोगों के घर उजड़े अलग हुआ, तो आज़ादी नहीं थी। तो इन दोनों गद्दारों के कारण। और खैर, और इन सबों ने अपने ढंग से इतिहास लिखवाए। सारे जो ऐतिहासिक तथ्यों को हकीकतों को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया। और इन जो नेहरू मंडली थी, उसने जो है ये जबकि देश उसी ने बांटा, भारत विभाजन का मुख्य जिम्मेदार वही है, और लेकिन साजिश करके वो जिन्ना साहब के मत्थे उमड़ा। और इसके विषय में भारतीय जनता दल ने कुछ बताया हुआ है, आगे भी विस्तार से बताएगा। तो वो जो था, नेहरू जो प्रधानमंत्री था, तो चीन के मसले पर उसकी भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में गद्दारियों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। और उसी जो गद्दारी के पदचिन्हों पर जेएनपीसी, चाहे वो इंदिरा हो, चाहे राजीव हो, ये सब 60-70 सालों तक ले चले। एक रोड तक नहीं बनवाए उस भारत चीन सीमा पर। बताइए, 39,000 वर्ग मील तो इस गद्दार नेहरू ने चीन को, अक्साई चीन सहित 39,000 वर्ग मील इसने सौंप दिया युद्ध के बहाने चीन को। ये गद्दारी किया नेहरू ने, और ये बड़े सिस्टमेटिक ढंग से किया इसने। पहले उस चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई को भारत बुलाया, चाउ एन-लाई को, और हिंदी चीनी भाई का एक भारत को धोखा देने वाला और विश्वासघाती एक नारा लगवाया। मैंने ये नारा लगवा करके, हिंदी चीनी भाई लगवा करके, ये भारत के खिलाफ एक धोखेबाजी वाला और विश्वासघाती माहौल खड़ा किया। और इसके पहले इस गद्दार नेहरू ने अपनी फौज के लिए एक सुई तक नहीं बनने दिया। इसके विषय में ये तथ्य ये है कि जब हमारे पहले सेनाध्यक्ष रायबूचर जब उसके पास गए कि सर, हम अपनी फौज को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, आधुनिक बनाना चाहते हैं, तो उस नेहरू ने रायबूचर को भगा दिया और उसने ये तर्क दिया कि हमको तो फौज रखनी ही नहीं है, न फौज रखनी है और न उसको मॉडर्नाइज करना है, हम तो शांतिप्रिय देश है। मैंने ये उसने तर्क दिया, तो एक सुई तक नहीं बनने दिया अपनी फौज के लिए। ये गद्दार नेहरू भारत के खिलाफ दिखिए। और तो जब मैंने सेना के लिए कोई सामान नहीं, कोई उपकरण नहीं, कोई हथियार नहीं, वैसी स्थिति में जो आक्रामक चीन को बुलाता है और हिंदी चीनी भाई का एक नारा जो है, नारे का माहौल भारत के साथ दगाबाजी का, भारत के साथ धोखेबाजी का और भारत के साथ विश्वासघात का एक माहौल बनवाया इस गद्दार नेहरू ने। और इसके बाद जो है, जब देख लिया कि वो चाउ एन-लाई भांप लिया कि यहाँ तो सेना के लिए कुछ है ही नहीं, बंदूक तक नहीं है, गोली तक नहीं है, कोई उनके लिए हथियार नहीं है,
आक्रमण किया उसने, और इसने जो है उस चीन को सौंपा। 39,000 वर्ग मील, और जो है, और उस समय पता नहीं कैसा राजनीतिक माहौल था, कोई से पूछा नहीं। ये एक महावीर त्यागी जो है वो ना मात्र को उन्होंने पूछा कि भाई कि आपने जो है जो 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 जो, जो भारत की जमीन चली गई है उसको लेने की बात कुछ करते कि नहीं करते हैं। तो वो गद्दार नेहरू कह रहा कि अरे वो चला गया तो ठीक ही है, वहाँ तो घास भी नहीं उगती। तो महावीर त्यागी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, शायद मेरठ के रहने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि नेहरू महोदय, आपके सर पर भी कोई बाल नहीं दिखता है, ठीक है, आपके भी सर को काट करके चीन को दे दिया जाए। लेकिन महावीर त्यागी ने कम से कम उस नेहरू का सर नहीं काटा। ये सर काट दिए होते नेहरू का तो कुछ कचरा जो है इस देश से साफ हो गया होता, इस देश को थोड़ी राहत मिल गई होती। और उसी के आसपास जो है, माने सन 1948-49 के आसपास, वो जो चीन जो था उसका जो विस्तारवाद था, वो नरसंहार, जिनोसाइड, और कम्युनिस्टों ने चीन पर भी जो कब्जा किया था, 10 करोड़ लोगों की हत्या करके, जिनोसाइड करके, मैसिव स्लैटर, मैसेकर के द्वारा। और उन समूह का तो बने ये हत्या और सामूहिक हत्या का एक इतिहास है इन कम्युनिस्टों का, वाम दलों का। कंबोडिया में जो है वो 20 लाख लोगों को मरवाया, रूस में जो है 2 करोड़ लोगों को मरवाया, चीन में खुद जैसा कि अभी बताया गया है कि 10 करोड़ लोगों को मरवाया। तो वो जो उसके बगल में ये तिब्बत था वो डर गया। तिब्बत के लोग तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और तिब्बत का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2/3। तो वो मतलब अपनी रक्षा के लिए भारत आए। नेहरू एक तिब्बत का शिष्टमंडल आया, डेलीगेशन आया। ये गद्दार नेहरू उस तिब्बत के शिष्टमंडल से मिला ही नहीं, उसको इंतजार ये करवाया कि उसने एक चिट्ठी बनवाई कि भारत तिब्बत की अधीनता, ये भारत जो है माने चीन के अधीन तिब्बत को स्वीकार करता है, यानी तिब्बत की अधीनता, यानी चीन के अंडर तिब्बत की अधीनता जो है वो मानता है। इस तरह की वो चिट्ठी बनवाई ये नेहरू। और इसी तरह का एक गद्दार था के.एम. पनिकर, उसके जरिए इसने वो चिट्ठी जो है वो माओ से तुंग, कुछ लोग माओ से तुंग कहते हैं, कुछ लोग यानी कुछ लोग जो है वो माओ जिनांग भी कहते हैं। वो दोनों शख्सियत एक ही है। उसको चिट्ठी जब तक वो माने वो उसको सौंपवा नहीं लिया, उसको दिलवा नहीं दिया, तब तक उस तिब्बत के शिष्टमंडल से मिला नहीं, और उसको यह कहलवा दिया कि अब आप जाकर के वो चीन के जो वो हैं शासक हैं माओ से तुंग, उनसे मिलिए। तो इस प्रकार जो तिब्बत जो कि भारत में मिलना चाह रहा था,
और मान ली यदि न भी मिल पाता तो एक बफर स्टेट के रूप में, चूंकि उसका क्षेत्रफल 2/3 है भारत के क्षेत्रफल के, बहुत बड़ा है, तो बहुत ही एक दोनों के बीच में बफर स्टेट और सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फायदेमंद रहता भारत के लिए। लेकिन वो भी तिब्बत को इस गद्दार नेहरू ने थाली में सजा करके अपने दुश्मन चीन को दे दिया। इतना बड़ा गद्दार था। और शायद जब वो, ये भी खबर है, ये भी तथ्य सामने आ रहा है कि जब वो नरसंहार, चीन की सेना नरसंहार कर रही थी, आक्रमण कर रही थी वो तिब्बत में, तो चावल वहां नहीं मिलता है। चीन की सेना के लिए इस गद्दार नेहरू ने भारत से चावल भेजा और चीन कब आक्रमण करे उस माने तिब्बत के ऊपर, ताकि उसका आक्रमण कामयाब हो, विफल न हो, ये सलाह भी देता रहा चीन को ये गद्दार नेहरू। वो बताया कि अभी तुम आक्रमण मत करो, अभी आक्रमण करोगे चूंकि तुमको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाना है, और आक्रमण कर दोगे तो ये जो ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये सब खिलाफ हो जाएंगे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने में दिक्कत आएगी। तो पहले तुमने चीन, पहले तुम जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन जाओ, इसके बाद आक्रमण करो। उसने यही कि पूरी सलाह दिया कि किस तरह से आक्रमण करके तिब्बत को अपने कब्जे में ले चीन, ये सलाह देता रहा ये गद्दार नेहरू। तो बहुत बड़ा गद्दार, इसके बराबर पूरे इतिहास में आप ढूंढ डालिए, भारत के खिलाफ कोई और गद्दार आपको मिल ही नहीं सकता। ये जयचंद और मिर्जाफर इस टाइप के तो बहुत ही छोटे लगते हैं। तो ये अक्साई चीन गंवा दिया। अक्साई चीन शायद इसने करीब 39,000 वर्ग मील दे दिया उसको, चीन को। और फिर इसके बाद नेहरू भी, गद्दार इंदिरा भी, गद्दार राजीव भी कोई रोड नहीं बनाए ताकि वो चीन जब चाहे तो घुसता गया, भारत की जमीन के अंदर घुसे। तो इस प्रकार 10,000-12,000 वर्ग मील और वो और घुसा वो चीन जो है। और फिर वो अपना दावा ठोकता रहा अरुणाचल के ऊपर, फलाने के ऊपर, सिक्किम के ऊपर, किसके ऊपर। तो अब देखिए, अब मोदी जी का माहौल आया है। मोदी जी बीजेपी नहीं बता रहे कि भाई ये गद्दारी पूरी नेहरू ने की है, ये सब नहीं बता रहे। यही तो गद्दारी है मोदी जी की, बीजेपी की। ऊपर से जो गद्दार राहुल है उसको मौका दे रहे हैं बोलने का कि चीन तो घुस आया और हम रहते तो 15 मिनट में भगा देते। उससे बीजेपी वाले ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारे बाप के नाना ने जो इस देश के साथ गद्दारी की थी, गद्दारी करके जो है हमारे भारत की 39,000 वर्ग मील जो है वो चीन को जो सौंपा, तिब्बत को जो सौंपा, और फिर फिर तुम्हारी नानी ने, तुम्हारे बाप ने कोई रोड न बनवा करके 10,000 वर्ग मील और जो है वो चीन को और घुसवाया, उसको जमीन, भारत की जमीन उसको दे दिया। पहले उसका हिसाब दे गद्दार राहुल, तब बात कर। ये कभी भी बीजेपी वाले नहीं बोलते। तो बीजेपी इसमें सबसे खतरनाक किस्म की, भारत विरोधी, देश विरोधी, गद्दार किस्म की हो गई है।
जेएनपीसी ऐसे खतरनाक, नेहरू ऐसे खतरनाक लोगों को उनके गद्दारी के पापों को ढक करके। देखिए, अपराध की भी दुनिया में क्या होता है, एक अपराध करता है, एक अपराध को सह देता है, तो माने जो क्राइम को एबेट करता है, तो अपराध करने वाला, अपराध को सह देने वाला, कानून के नजर में दोनों बराबर के अपराधी होते हैं। ठीक वही चीज है, इसने गद्दारी की देश मुल्क के साथ, अपने भारत के खिलाफ, चीन के पक्ष में नेहरू ने। अब नेहरू के सारे पापों को, गद्दारी के पापों को, मैंने ये बीजेपी वाले, जनसंघ वाले, मोदी और ये उनके सरकार जो ढक रही है, यह भी उसी के बराबर गद्दारी है देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, ये इस बीजेपी। तो अब ये गद्दार किस्म के जो है तमाम जो है घूम घूम कर झूठ बोल रहा है। देश तो ये मोदी जी को भी देख रहा है और वो जो है वो राहुल को भी देख रहा है। यदि ये श्री राहुल के खिलाफ ये बोलते हैं ना बीजेपी वाले कि हमारे पास 12 करोड़ सदस्यता है, इतनी बड़ी फौज है कार्यकर्ताओं की, यदि कार्यकर्ताओं को बताते हैं कि भाई कि ये गद्दार है राहुल, ये प्रचार करो, तो देश जानता और देश अवश्य फैसला करता। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अवश्य फैसला करते, लेकिन उस जानकारी को मैंने बिल्कुल ढक के रखा, उसको एक विरोधी पक्ष के रूप में ही बस वो पेश करते रहे सब। और यही कारण है कि केरल जैसे जहां के लोग अपने को बहुत प्रबुद्ध समझते हैं, वहां 20 में से 18 जो है वो लोकसभा के वो सदस्य जो है चुन के आते हैं इसी जेएनपीसी की पार्टी से। एनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांदना चौकड़ी से। तो कहने का मतलब यह है कि यदि ये बीजेपी इस जेएनपीसी को इस देश का गद्दार के रूप में मानती, प्रचार करती, तो काफी देश का कल्याण हो जाता। लेकिन ये इसको बचा रही है, और सिर्फ यही मोदी ही नहीं, वाजपेयी ने भी बचाया हुआ है। सोनिया के विषय में, भ्रष्टाचार और काले धन के विषय में एक छोटा सा वक्तव्य लाल कृष्ण आडवाणी ने दिया, और इसके बाद उनकी सांस फूल गई, उनकी हिम्मत जवाब दे गई। फिर उसके दूसरे ही दिन जाकर के उसके घर पर जाकर माफी मांगे लाल कृष्ण आडवाणी। ये सुषमा स्वराज जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो है, अब देखिए क्या क्या माहौल बना। इस बीजेपी सांप्रदायिक है, ये है, देश को तोड़ने वाली है, और ये सारे आरोप जो है वो स्वीकार करती रही। इन गद्दारों के द्वारा 50 सालों तक जो है ये माहौल था कि वो गद्दार इसे जनसंघ बीजेपी को बोलते थे ये सांप्रदायिक है, ये देश को तोड़ने वाली, समाज को तोड़ने वाली। और पूरी साइकोलॉजी पूरे देश की इसी में फंसी हुई थी कि ये जो कांग्रेस है, जेएनपीसी है, बड़ी सापाक है और ये सांप्रदायिक है। बताइए, अरे जेएनपीसी तो सबसे बड़ी सांप्रदायिक भी है और जातिवादी है, और जातिवादी सांप्रदायिक तो बहुत छोटी चीज है। इस देश की सबसे बड़ी गद्दार है, देश के दुश्मन है। लेकिन इस सारा मौका किसने दिया? इस जनसंघ और बीजेपी के नेताओं ने दिया। एक छोटा सा उदाहरण बताया जा रहा है कि इनके एक गद्दार नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उसको इस
गद्दार इंदिरा ने मरवा करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाई थी। और इस जनसंघ के नेताओं की गिगी बंद हो गई कि ये मांग करें कि भाई हमारे इस नेता की, इतने बड़े लोकप्रिय नेता, और लोकप्रिय इसलिए मरवाई थी कि उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही थी और उसकी लोकप्रियता को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते में वो बाधक मान रही थी, वो गद्दार इंदिरा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ के इतने कद्दावर नेता थे, उनकी मृत्यु की जांच की भी मांग करने का साहस उस समय की जनसंघ नहीं दिखा पाई, क्योंकि वो जो है यदि मृत्यु की जांच होती तो निश्चित है कि वो जो गद्दार इंदिरा है बेनकाब होती। सारे तथ्य आते जो कि इस बात की ओर इशारा करते कि हत्या जो है, इस तरह की साजिश जो है, हत्या की साजिश, वो इंदिरा गांधी ने करवाई है। तो इंदिरा गांधी को बचाने के लिए इन जनसंघियों ने, उसमें बीजेपी नहीं थी, जनसंघियों ने अपने ही नेता के, अपने ही कद्दावर, अपने ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेता की मृत्यु की जांच की मांग ही नहीं की है, गिगी बंद हो गई। और उसका जो नेता था अटल बिहारी वाजपेयी, वो उसी इंदिरा को दुर्गा कहता है। देखिए ना, जिस अटल बिहारी वाजपेयी को पुजवाते हैं सब बीजेपी वाले, उसका चरित्र तो देखिए। वो उसी गद्दार इंदिरा को दुर्गा कहता है। 1984 में जब इसी इंदिरा की मृत्यु हो गई थी, और वरीयता के अनुसार, सीनियरिटी के अनुसार प्रणब मुखर्जी का नंबर था प्रधानमंत्री बनने के लिए, इसी ने इशारा कर दिया इन जेएनपीसी वालों को कि देखते क्या हो, बना दो इसी राजीव को प्राइम मिनिस्टर। जो जेएनपीसी के नेता वो कुछ संकोच कर रहे थे कि भाई कि ये तो कुछ जानता नहीं, इसके पहले पायलट था, हवा जो मैंने वो हवाई जहाज उड़ा रहा था, इसको राजनीति का दिल्ली भर का कोई वो तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टरशिप यानी क्या संभालेगा। और वैसे ये भी वास्तविकता थी कि पायलट के अलावा जो है वो ये दलाली भी करता था, ये राजीव जो है। ये तथ्य जो है बीजेपी वाले नहीं बोलते हैं। ये राजीव जो है पायलट बनने के साथ साथ वो रक्षा सौदों में दलाली भी करता था। तो यही वाजपेयी ने, नंबर किसका था? प्रणब मुखर्जी का था। और इसी ने वो सनकिया दिया, इशारा कर दिया कि देखते क्या हो, बना दो। और वो राजीव कौन? एक पंचायत का भी चुनाव जो लड़ा ना हो। कितना बड़ा अपराध किया जिस वाजपेयी ने, सीधे जो है प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया कांग्रेस, इन्हीं जेएनपीसी वालों को इशारा करके। ये वो अटल बिहारी वाजपेयी है। और जब जो इसके पहले जो रक्षा सौदों में दलाली करता था, पहला प्रयोग इसने किया प्रधानमंत्री बनकर के इस राजीव ने, बोफोर्स वाली लूट, बोफोर्स वाला भ्रष्टाचार। तो बोफोर्स के भ्रष्टाचार का जो सबसे उसका जो मुख्य आरोपी था या मास्टरमाइंड या किंगपिन था, वो कोत्रोची था। तो जब ये वाजपेयी प्रधानमंत्री था 1998 से लेकर के 2004 तक जो है, उसमें कोत्रोची जो है दक्षिणी महाद्वीप के किसी देश में, शायद वो अर्जेंटीना में वो था वहाँ पर, और बहुत आसानी से पकड़ा भी जा सकता था। लेकिन ये वाजपेयी जो है सिर्फ राजीव को बचाने के लिए
कुतरोची को पकड़वाए नहीं। देखिए इस वाजपेयी को। और यही वाजपेयी जो है, ये जो राहुल है ना, ये अमेरिका के बोस्टन शहर में नशीली दवाओं की तस्करी यानी ड्रग की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था। उसको भी बचाया इसी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करके। तो ये पूरा रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि किस प्रकार जो देश की सबसे खतरनाक दुश्मन जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस, जिसको कि अब आप सभी लोग भूल से, भ्रम से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं। कांग्रेस वो है ही नहीं, वो तो एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटरी है, जो कि उस संगठन पर सांप की तरह गेंडुली मार करके उसको जकड़ी हुई बैठी हुई है और उसको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के अनुसार, अपने निस्वार्थ के अनुसार उसको चलाती है, घुमाती है और इस्तेमाल करती है। उसके अंडे बच्चे ही जो है उसके अध्यक्ष बनते, मुखिया बनते। सत्ता प्राप्ति की हालत में वही अंडे बच्चे जो है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते। मुख्यमंत्री तो आज तक कोई बना नहीं नेहरू परिवार का, सीधे उनका वहीं रहता है। इतने बड़े डकैत, इतने बड़े अभिशाप हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर की बात बस वो सोचते हैं सब। अब उसके चमचे जो है, बस मैंने ये देखिए, ऐसा है कि देश के गद्दारों के भी चमचे इस देश में पाए जाते हैं, मिलते हैं। अब वो याद है ना कि अब इस चीज़ को देखिए, अब ये विषय थोड़ा सा लंबा खिंच गया तो जो और भी बात बतानी थी, खैर आगे आने वाले एपिसोड में इसको बताया जाएगा। जरा सोचिए, इस चीज़ को हमेशा देश हमेशा इसको भूले ना कि इंग्लैंड का क्षेत्रफल हमारे देश के उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए उससे कम ही है। ब्रिटेन का क्षेत्रफल हमारे देश का जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश और बगैर वो उत्तराखंड की बटे हुए पूरा, जिसमें कि उत्तरांचल भी आ जाएगा, और बिहार मतलब जिसमें झारखंड भी आ जाएगा। तो ये इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये क्षेत्रफल ब्रिटेन के क्षेत्रफल से बड़ा हो जाएगा। और वहां से जब आए तो कोई सेना लेकर नहीं आए थे। यहीं पर जिस तरह से इस गद्दार जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज के चमचे हैं, उसी प्रकार जो है ऐसे लोगों को ही उन अंग्रेजों ने पकड़ा और अपना यानी इस देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए वो उनको आगे बढ़ाया। यहीं के लोगों को लेकर के सेना बनाई इस देश के खिलाफ। तो वो सेना लेके नहीं आए थे। तो इस हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। इस पर चिंता न करके कि भाई ऐसे ये कितनी दुखद बात है कि यहीं के लोगों ने हमारे दुश्मन अंग्रेज की सेना में रह करके हमारे देश पर जुल्म कर रहे थे। इस तथ्य को तो वही स्थिति आज भी है। इतनी बड़ी गद्दार है जीएनपीसी, तब भी उसके कुछ चंपे हैं उसके, लेकिन अब समय आ गया है कि पूरे देश के लोग सर्वप्रथम भारतीयता के आधार पर एक हों, भारतीयता का माहौल हो,
भारतीयता के आधार पर जो है एक सद्भाव है। भारतीयता को जो भारतीय आवाम ताकत बता रहा है कि जितने भी देश के लोग हैं सबको जो है भारतीय की तरफ अपने आप को समझना होगा। अपने जो उसके यानी जो फेलो कंट्रीमैन हैं, माने कि जो और देशवासी हैं, उनको भी अपना भारतीय भाई बहन की तरह माने, समझे और व्यवहार करें। ये इसकी आवश्यकता है। लेकिन अभी लोग किसमें फंसे हुए हैं कि हम तो हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं, गर्व से कहो ठाकुर हैं, गर्व से कहो ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो यादव हैं, ये चल रहा। गर्व से कहो मुस्लिम हैं, और फिर इसके बाद तमिल प्राइड, तेलुगु प्राइड, मलयाली प्राइड, कन्नड़ प्राइड, गुजरात गर्वी, बंगाल गौरव, कश्मीरियत, एक बिहारी 100 पर भारी। ये सारी जो ये इस तरह से बीमारियां हैं, जहर हैं, ये भारतीयता और भारतीय एकता के रास्ते के सबसे बड़े बाधक हैं और सबसे बड़े शत्रु हैं। तो अपनी भारतीय आवाम को इस सारे दलदल से अभी बाहर निकालना है। कोई सवाल किया था उड़ीसा से कि ये जो भारतीयता की बात करते हैं तो हमारा जो उड़िया का क्या होगा। तो ये तो बेहतर है तो वो सुभाष चंद्र जो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पूछ लिए होते। उन्होंने जीवन पर्यंत कभी उड़िया प्राइड की बात की थी। उन्होंने कभी जो है जो बंगाल गौरव की बात करते हैं ना, तो वो जो लोग बंगाल गौरव की बात करते वो कम से कम सुभाष चंद्र बोस से पूछ लिए होते कि कभी भी उन्होंने जीवन पर्यंत बंगाल गौरव की बात की थी। सिर्फ भारतीयता। तो इन देश के दुश्मन जो कहते हैं बंगाल गौरव है और उड़ीसा गौरव है, तमिल प्राइड है, जो लोग सभी लोग देखिए उन भारतीय भाई बहनों में सभी लोग नहीं होंगे, कुछ इस टाइप के जो कि इस देश में भेद विभेद और भारतीय समाज को कमजोर करने की जो ताकतें हैं, और ये ताकतें लबे लुबाब में समझ जाइए कि वो जो है अंग्रेज जो है इस देश पर शासन किए हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके, हिंदू मुस्लिम को बांट करके, और ये अब जो है जातियों में, संप्रदायों में, भाषाओं में, प्रांतों में ये उनसे अधिक हैं तो उन्हीं के चेले, वो गोरे अंग्रेज, सफेद अंग्रेज के चेले, लेकिन उनसे ज्यादा खतरनाक। तो खैर विभिन्न तरीकों से जो भारतीय ताकत दल बताने की ये कोशिश कर रहा है, उसका लबे लुबाब या सारांश उसका यही है, या उसका लेट मोटिव और सम एंड सब्सटेंस यही है कि इन खतरनाक भारतीय समाज के शत्रु, भारत के शत्रुओं से भारत को भी और हमारे भारतीयों को भी निजात चाहिए, छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए और आज़ादी चाहिए। और इसके लिए इनको मतपेटी पर इनको शून्य, यदि कोई विकल्प नहीं है तो नोटा। इसके अलावा और कैसे देखिए ना, एक गद्दारी कर रहा है जेपीसी और एक बीजेपी उसको छूट दे रही है कि तुम गद्दारी करो, बोलते रहो। कम्युनिस्ट वाले जो है इसी तरह 62 में यानी देश झेल रहा है उस आक्रमण को, और ये बुला रहे थे, आह्वान कर रहे थे कि तुम आओ कब्जा कर लो, ये कम्युनिस्ट वाले। अब कम्युनिस्ट वाले को हमारे ही लोग चुन करके भेज रहे हैं उसमें
संसद में भेज रहे हैं और सरकारें बना रहे हैं, तो दुखड़ा जो है बहुत जाते हैं। और इन कम्युनिस्टों की बड़ी अच्छी पकड़ है कर्मचारियों के मध्य में, मजदूरों के मध्य में। यहाँ देखिए मजदूरी की बात आई, वो आपको जो है लाल झंडा वो दिख जाएगा हर जगह से। यानी इन कम्युनिस्टों को बाहर करना है, चाहे वो मजदूर संगठनों का हो, चाहे वो किसान के संगठन हो, चाहे वो किसान मजदूर हो, कर्मचारियों के बीच से, तब जाकर के ये बीमारी जाएगी वाम दलों वाली। ये बहुत ही खतरनाक किस्म के देश के दुश्मन है ये वाम दल वाले, और उतने ही खतरनाक ये जेएनपीसी है। और इन दोनों को पालने वाली, रक्षा करने वाली ये बीजेपी और मोदी जी। तो कोई भी आप समस्या उठा लेंगे अब आगे आने वाले एपिसोड में कि हमारे देश की जनता को सेवा कैसी देनी चाहिए और क्या क्या ये सब अब तक दिया है और मोदी जी के क्या दे रहे हैं। इसमें मोदी जी ने क्या नोटबंदी का घोषणा तो कर दिया, कितने लोग मर गए उसमें लाइनों में लग करके। इसलिए कि जो प्रणाली जो सिस्टम जो इन सबों ने बनाई हुई है 60-70 सालों से, जिसका कि कम से कम वो राजीव ने कबूला था कि हम जब 100 रुपया भेजते हैं तो 10 रुपये मिलता है उस जनता को, वो लक्षित जनता को, मतलब कि टारगेटेड पॉपुलेशन को, टारगेटेड जो है वो सेक्शन ऑफ पीपुल को सिर्फ 10% ही मिलता है। 90% ये सिस्टम खा जाता है। 90% सिस्टम खाने वाला आज भी बदस्तूर है। मोदी जी पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। और उसी का, और ये जो सिस्टम है, जब भी आप कोई वो प्रयोग करिए तो गरीब आम जनता इसमें पिसती है और इसमें चालू बालू तिकड़मी और जो है इसके लाभार्थी होते हैं। आज भी वही है। इसलिए तो आपने वो नोटबंदी लागू किया तो गरीब जनता पिस गई, और जितने तिकड़मी थे उन्होंने अपना काले को सफेद कर लिया बैंक वालों से मिल करके। तो कोई चिंता तो है नहीं आपको मोदी जी, सिर्फ झूठ मूठ का सबका साथ सबका विश्वास। ये बिल्कुल थूकने वाली बात है। देश की जनता थूकेगी आपको, यानी ये जो आप बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास। चलिए कोई बात नहीं है। तो इन्हीं ये एपिसोड हम जो है वास्तव में हम इतना लंबा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा उद्गार हैं हमारे अपने भारतीय भाई बहनों को बताने के लिए कि छोटा करते करते भी बड़ा हो जाता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।